बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में दूसरे रोज़ भी हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया उसके नतीजे में पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तारीख का बदतरीन वाक़या पेश आया। हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह को तकरीर नहीं करने दी गई, अगरचे उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी, लेकिन एक लम्हे के लिए भी शोर शराबा बंद नहीं किया गया, जो कि हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और वज़ीर-ए-आज़म खिताब के दौरान आम तौर पर डेकोरम बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और ये इमरान खान की खसूसी हिदायत पर हुआ, जिसकी खबरें खुद PTI वालों ने प्रेस को बताई कि हमारे कायद ने ये फैसला किया है कि अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी जाएगी। शहबाज गुलिया क्या नाम है, और फवाद चौधरी और कुछ दूसरे लोगों ने अखबारात के नुमाइंदों को ये बात बता दी थी, और अखबारात को, मीडिया को दूसरे ज़राए से भी ये पता चल गया था कि इमरान खान की खसूसी हिदायत है कि इस तरह इतना शदीद रद्द-ए-अमल दो और इनको सबक सिखा दो। ये अल्फाज थे जो कोट हुए हैं कि इनको सबक सिखा दो। और ख़ुद इमरान खान ने 2-3 दिन पहले फैसला किया था, जिसकी खबर अखबारात में छपी थी, कि उनकी सदारत में जो इजलास हुआ उसमें इमरान खान ने ये बाकायदा हुक्म दिया कि अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाएगा। और नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख का एक वाक़या है कि जिसमें हुकूमत ईवान के अंदर अपोजिशन को टफ टाइम देने का ऐलान कर रही हो। इससे पहले कभी ऐसा सुनने में नहीं आया। हमेशा यही होता है, किसी की भी हुकूमत हो और अपोजिशन कोई भी हो, यही होता है कि बजट के दौरान अपोजिशन टफ टाइम देती है और हुकूमत तनकीद सुनती है, जवाब देती है, लेकिन हुकूमत की पोजीशन ऐसी होती है कि वो अपोजिशन को टफ टाइम देने का उसके अखलाकियात में या दायरे में ये बात शामिल नहीं होती। लेकिन इस मरतबा ये लतीफ़ा भी हमने देखा, और इसमें स्पीकर की मिली भगत पूरी तरह शामिल थी, क्योंकि जो बदतरीन वाक़या हुआ वो एक कोई स्पीकर के डायस के सामने एक गुंडा आकर माओ बहनों की गालियां देता रहा, और माओ बहनों की गालियां उसने तकरार के साथ दी, और उसके अलावा कुछ और गालियां भी दी जो इतनी गलीज़ थी जितनी कि माओ बहनों की गालियां, और बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल की। ये गुंडा 3-4 मिनट तक स्पीकर के डायस के सामने अपोजिशन को गालियां देता रहा, बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करता, लेकिन स्पीकर ने उसे ना रोका, ना उसे वार्निंग दी, और ना ही ये कहा कि उसे अपने अमले से कहा कि इसको एक तरफ ले जाओ, जिस तरह के अब बाज़ औक़ात स्पीकर हुक्म दिया करता है कि फ़लाँ MLA चूँकि बहुत गड़बड़ कर रहा है इसलिए इसको ईवान से बाहर निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये गुंडा अकेला नहीं था जिस पर कहा जा सके कि ये इनफरादी वाक़या था। 3-4 अरकान असम्बली और भी थे जिन्होंने नहायत गंदी ज़बान इस्तेमाल की और गालियाँ दी। इसके अलावा जो बदतरीन वाक़या दूसरा हुआ वो ये था कि बजट की किताबें सरकारी अरकान ने उठा कर अपोजिशन वालों को मारी, जिसके बाद अपोजिशन वालों ने भी ये जवाबी कार्रवाई की, और ये इस तरह किताबों की गोलाबारी जारी रही। और ये भी नाज़रीन पहला वाक़या है कि अब ये बजट की कापियाँ खुद उस हुकूमत ने फेंकी, और उस तरह इनकी बेहरमती की जिस हुकूमत ने ये बजट बनाया था। और एक किताब शहबाज शरीफ को मारी गई जो बिल्कुल निशाने पर लगने वाली थी, लेकिन 1 इंच के फासले पर वो डाइस पर जा गिरी, और उसका निशाना शहबाज शरीफ था। और ये शहबाज शरीफ को निशाना बनाने का हुक्म भी इमरान खान ने दिया था। यानी वो अगर कौमी असम्बली में ईंट पत्थर लाने की इजाज़त होती तो इमरान खान की वजह से, इमरान खान के हुक्म पर आज 2-4 अफराद की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह का मूड था और जिस तरह का हुक्म दिया गया था, किताबें मारी गई, और ये सारा वाक़या हुआ है। और इसके बाद ये पूरी दुनिया में ज़ेर बहस आया है, और पूरे पाकिस्तान में PTI की बदनामी का बास बनाया, और बहुत ज़्यादा बदनामी का बास बनाया। यानी इमरान खान ने जो सोचा था कि वो उस तरह का एग्रेशन इख्तियार करके और गैर अखलाकियात के, तो खैर इमरान खान से 1% भी तवक्को नहीं की जा सकती। यानी जो बंदा पूरी ज़िंदगी अखलाकियात के बंधनों से आज़ाद रहा हो, उससे अखलाकियात की तवक्को को बेवकूफ़ी रखेगा। लेकिन ये आउट ऑफ द वे जाकर जो इसने ये कारनामा किया, उसका ख्याल था कि उसकी वजह से PTI की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि PTI को जो गाली पड़ रही है, और नाज़रीन अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि PTI से ज़्यादा गाली किसी और को पड़ रही है। और वो जो कहते हैं ना कि निक्का कोई वारदात करे तो बदनाम अब्बा होता है, तो इमरान खान के साथ इस मौजूदा सूरत हाल में यही मामला हुआ है कि लोग पूछ रहे हैं कि ये गुंडे, बाज़ारी गुंडे जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और अफसोस की बात यह है कि जब वो गुंडा माँ बहन की गालियाँ दे रहा था
تو اس کے ساتھ پی ٹی اے کی ایک دو خواتین بھی کھڑی تھی جو لطف اندوز ہو رہی تھی ان گاڑیوں سے. یہ افسوسناک، شرمناک. تو لوگ سوال کر رہے تھے کہ یہ گنڈے اسمبلی میں کس نے بھیجے؟ ظاہر ہے یہ عوام کے ووٹوں سے تو نہیں آئے. سب کو پتہ ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیے. اشرافیہ کی جو نمائندے تھے، اشرافیہ نے ووٹ دیے. اشرافیہ کے ووٹ سے کوئی آدمی جیتا نہیں کرتا. ان کو زبردستی جتوایا گیا، اور جن لوگوں نے جتوایا آج وہ عوام کے کٹہرے میں نظر آئے. تو یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر انہوں نے کیا حاصل کیا اس ایڈونچر سے، جس میں ایک طرف تو ملک کی معیشت تباہ کر دی، ملک میں انارکی کی فضا پیدا کر دی، ملک کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا، اور پھر دوسری یہ کہ اخلاقیات کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ان سب کا ذمہ دار اگر سلیکٹرز کو قرار دیا جا رہا ہے تو یہ ایک افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس افسوس میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ان کا ضمیر مطمئن ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ ظاہر ملک کے لیے افسوسناک اور تکلیف دہ حد تک خدشات سے بھرے ہوئے ہیں. تو ناظرین، اس موقع پر ایک اور بات جو قابل ذکر تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اس ہنگامے میں غیر جانبدار رہی. اپوزیشن کو زیادہ نقصان پہنچا. میڈیا کی رپورٹ ہے کہ زیادہ چوٹیں بھی اپوزیشن والوں کو آئی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن والے بہت کم تھے. کم اس طرح تھے کہ مسلم لیگ کے کافی سارے ارکان تو اجلاس میں آئے نہیں تھے. تقریباً ایک اندازہ ہے کہ مسلم لیگ کے کچھ 40-50 ارکان تھے جن کو 125 سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کے حملوں کا سامنا تھا، اور ان کا ساتھ دے رہے تھے جے یو آئی کے لوگ، جبکہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا. وہ خاموش تماشائی بنے رہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اس طرز عمل کا، پیپلز پارٹی کے اس طرز عمل کی کیا وجہ تھی. کیا حکومت سے کوئی مفاہمت ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش رہے، یا انہوں نے بر وقت بر موقع یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خاموش رہنا ہے. لیکن یہ بات، دوسری بات سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ ایک ہی دن پہلے اپوزیشن کا، اور کل صبح بھی اجلاس ہوا اپوزیشن کا جس میں شہباز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی شریک ہوئے، اور اس میں ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کی گئی تھی. تو اس مشترکہ حکمت عملی کے باوجود پیپلز پارٹی کا خاموش رہنا یہ اس بدظنی کو شبہ تقویت دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. ایک طرف وہ خود کو اپوزیشن کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ حکومت سے اس کی کوئی خفیہ مصالحت یا مفاہمت ہو چکی ہے. یہ ایک اندیشہ ہے، بدظنی ہے. ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو، لیکن جو حالات ہیں وہ کچھ سوچنے پر یا سوال اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں. اور ناظرین، پیپلز پارٹی کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں. اسے یہ ڈرایا گیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دے گے. تو پیپلز پارٹی اس بات سے ڈرتی ہے. پاپولر پارٹی گورنر راج کی دھمکی سے نہیں ڈرا کرتی، لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہ اعتماد نہیں ہے کہ اگر گورنر راج لگ گیا تو سندھ کے عوام کس حد تک اس فیصلے کی مزاحمت کریں گے اور کس حد تک پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر جمہوری کریڈنشل کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت متاثر ہوئی ہے. ورنہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی اتنی بری نہیں ہے جتنی باقی 3 صوبوں کی ہے. اس موقع پر جبکہ باقی تینوں صوبے بری طرح برباد ہو رہے ہیں، اور ادھر عثمان بزدار پنجاب کو مہنجدڑ بلا رہا ہے، ادھر وہ محمود خان صوبہ سرحد کا بیڑا غرق کر رہا ہے، تو تیسری طرف بلوچستان میں جام کمال کی حکومت نے لوٹ مار کے تاریخی ریکارڈ قائم کیے ہیں. اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں جام کمال کا 12-13 سال کا لڑکا سرکاری پروٹوکول میں ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے. اس قافلے میں ایف سی کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے لوگ بھی ہیں، لیویز کے لوگ بھی ہیں، افسر ڈپٹی کمشنر بھی ہے، کمشنر بھی ہے. یہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا اس طرح کا سرکاری پروٹوکول قافلہ لے کر جاتا ہو، اور پھر اس پروٹوکول میں بدمستی کی وجہ سے درجے بدمستی کا شکار تھے، اور اس بدمستی کی وجہ سے یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی اور 2-3 آدمی موقع پر چل بسے. یہ اتنا دردناک حادثہ ہوا جس کی خبر بلیک آؤٹ کر دی گئی. نہ تو کسی اخبار نے وہ پروٹوکول قافلے کی خبر چھاپی ہے، اور نہ ہی کسی اخبار نے وہ 2-3 آدمیوں کی ہلاکت کی خبر چھاپی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی موجود ہے اور پوری تفصیل بھی موجود ہے کہ وہاں کیا ہوا. تو یہ 3 صوبوں کو برباد کیا جا رہا ہے. 3 صوبے کھنڈرات بن رہے ہیں. اگر کسی صوبے میں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو وہ سندھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے غیر ضروری خوف کی وجہ سے، اور جس طرح انہوں نے جمہوریت کی تحریک کو ایک
छुरा घोंपा और अब भी छुरा घोंप रही है कौमी असम्बली में। उसके तर्ज अमल से ये वाज़ह हो रहा है कि वो हुकूमत के साथ उसकी कोई ना कोई मुफाहमत मौजूद है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर ये सिंध में उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल डेवलप हो रहा है। और उसकी एक ताज़ा कड़ी ये है कि अपोजिशन की अहम जमात JUI ने, जो सिंध में बाज़ हलकों में खासा ख़तरनाक हद तक असर और रसूख रखती है, ख़ास तौर पर शुमाली सिंध, सक्खर और लाड़काना के डिवीज़न और फिर कुछ थर के इलाके में उनके भी असरात मौजूद हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज बनती जा रही JUI। तो JUI ने ऐलान किया है कि वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएगी। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि अपोजिशन की दो जमातें मुतसादम हो रही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने का मरहला जो है, ज़्यादा सोचने का जो ज़िम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी वजह से अपोजिशन तकसीम हो गई है और अपोजिशन मुत्तहद होने के बजाय आपस में लड़ रही है। और ये अजीबोगरीब बात हो गई कि वफाक में जो अपोजिशन कुछ महीने पहले तक मुत्तहद थी, उसकी एक अहम पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने जा रही है। तो सिंध का नक्शा बड़ा दिलचस्प है। अगले कुछ दिनों में आप एक बड़ी दिलचस्प और अहम खबर सुनने वाले हैं कि MQM के तमाम धड़े मुत्तहद हो जाएंगे और एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट आदमी को अपना सरबराह मुंतखब कर लेंगे, जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। और ये मुत्तहदा को दोबारा से मुत्तहद किया गया है, तो उसका मकसद बहुत वही है जो ज़िया-उल-हक के दौर से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है कि कराची में कौमी सियासी जमातों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ नस्लियत और लिसानियत और असबियत की बुनियाद पर सियासत करने वालों को सहूलतकारी फराहम की जाएगी। तो ये बिल्कुल पुख्ता खबर है और चंद दिनों में आप ये खबर सुनने वाले हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़े फिर से मुत्तहद होकर एक जमात बन जाएंगे। और उस जमात को कितनी अवामी तायद हासिल होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तय है कि चंद बरसों के वाक़यात और MQM के प्रो एस्टेब्लिशमेंट किरदार की वजह से कराची में उसकी साख मुतासर हुई है। किस हद तक मुतासर हुई है ये इसलिए नहीं कहा जा सकता कि महाजरों की बहुत बड़ी तादाद आज भी MQM की हामी है, और उसकी वजह ये है कि वो सियासत को और हकूक़ के मामलात को नस्ली बुनियादों पर देख रहे हैं। कि उनका ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंधी कम्यूनिटी की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और महाजरों के बारे में उसका रवैया लातल्लुकी का है। तो चुनांचे महाजरों की एक बहुत बड़ी तादाद MQM का किरदार कुछ भी हो वो उसके साथ रहना पसंद करती है, और यानी कौमी सियासी जमातों के लिए गुंजाइश जो है वो पैदा करना उनके लिए खासी मेहनत तलब का ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर रियासत इस नए मुअस्सर नो मुत्तहद कौमी मूवमेंट की हिमायत करती है तो ज़ाहिर है फिर कौमी सियासी जमातों को कराची में तमाम रास्ते बंद मिलेंगे। मुस्लिम लीग हो या जमात इस्लामी हो या कोई और पार्टी हो, कराची की सियासत में इनका हिस्सा लेना रियासती सतह पर शजरे ममनू हुआ है। बहरहाल ये कराची का मामला तो ज़मीनी तौर पर आ गया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी डामाडोल है और उसे खुद पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो गवर्नर राज के निफाज से डर रही है। क्योंकि ज़ाहिर है जब गवर्नर राज लगेगा तो फिर पीपल्स पार्टी के लीडरों की गिरफ्तारियाँ भी होंगी और बड़े पैमाने पर होंगी। और पीपल्स पार्टी ने जो सोचा था आज से 2 महीने पहले PDM को तोड़ते वक्त कि हुकूमत के साथ उसकी मुफाहमत का बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, वो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में इसी खौफ की वजह से फिर हुकूमत के साथ एक किस्म की मुफाहमत का हक़ अदा किया है, लेकिन ये हक़ अदा करना भी उसके हक़ में कोई ज़्यादा मुफीद नहीं होगा। क्योंकि अगर गवर्नर राज लगाने का फ़ैसला इमरान खान ने कर लिया तो फिर पीपल्स पार्टी की शामत आएगी और उसके बहुत सारे लीडर गिरफ्तार होंगे। पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर रास्ता यही था वो अपोजिशन में शामिल रहती। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी एक बेअमली का शिकार नज़र आती है। हमें राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल के अलावा कोई चौथा आदमी नज़र नहीं आता जो को मुअस्सर खिताब कर सके। आपने हसन इकबाल के खिताब सुने होंगे, बिल्कुल बेज़रर किस्म के वो खिताब होते हैं, यानी लगता ही नहीं है कि हुकूमत पर तनकीद हो रही है। और शहबाज शरीफ की भी यही हालत है कि वो इतनी शरीफाना तकरीर करते हैं कि जैसे उनका ख्याल ये हो कि अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम। तो वो ख्याल खातिर इमरान के शिकार है। और उनकी तकरीर जो उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर की, अगर जो उसमें बहुत अच्छा मवाद था, लेकिन वो उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो इतनी नरम थी और इतनी ढीली ढाली थी
کہ اس سے مطلوبہ امپیکٹ پیدا ہونا مشکل ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اب بجٹ کے بعد کے 2 مہینے اہم ہیں اور اس میں اپوزیشن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا آخری موقع ہے۔ اگر اپوزیشن اس موقع پر بھی متحد ہو کر کردار ادا نہ کر سکی تو پھر جو ہوگا اس میں عمران خان کی حکومت تو خیر مجھے رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور پاکستان میں کسی نئے تجربے کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔